दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश आराधना की इस नए वीडियोस में। हम कुछ तकनीकी खामियों के कारण आप तक वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पाए थे, तो अब हम वापस उसी जोश, उत्साह और उमंग के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन हमने बेहतर तरीके से समझा था और आज हम प्रतिरोधों के पार्श्व या समानांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पार्श्व या समानांतर क्रम संयोजन। देखिए ये होता क्या है, एक ऐसा क्रम संयोजन जिसमें अलग अलग जो प्रतिरोध हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक परिपथ चित्र हमने पार्श्व क्रम संयोजन का बनाया है। इसमें हमने तीन अलग अलग प्रतिरोध तार लिए हैं। एक R1, दूसरा हमने लिया है R2, तीसरा हमने लिया है R3। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग प्रतिरोध युक्त तार हम यहां ले लेते हैं। तो अब हम ये जो प्रतिरोध युक्त तार है, इनके जो प्रथम सिरे हैं, ये R1 का प्रथम सिरा है, ये R2 का प्रथम सिरा है, ये R3 का प्रथम सिरा है। इन तीनों को हम एक ही बिंदु पर जोड़ देते हैं और इन तीनों को हमने जोड़ दिया। यहां जो बिंदु है यह है बिंदु A। तो कौन से बिंदु पर हम जोड़ देते हैं? मान लीजिए इस बिंदु को हमने नाम दे दिया है बिंदु A। A बिंदु पर हमने प्रथम सिरों को जोड़ दिया। अब इन्हीं प्रतिरोधों के अंतिम सिरों को, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इनके अंतिम सिरों को हम क्या करते हैं, एक अन्य दूसरे बिंदु पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उस बिंदु को नाम दे देते हैं बिंदु B। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसा क्रम संयोजन कौन सा क्रम संयोजन कहलाता है? इस प्रकार के क्रम संयोजन को दोस्तों कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन या समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से समझ लीजिए, चाहे कितने भी आपको प्रतिरोध युक्त तार दिए जाए, उनके प्रथम सिरों को जब हम एक बिंदु पर जोड़ देंगे और उनके अंतिम सिरों को जब एक बिंदु पर जोड़ देंगे, तो ऐसा क्रम संयोजन कहलाता है पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, ये हमने एक परिपथ चित्र बना लिया है इसका। तो पार्श्व क्रम संयोजन जो होता है, इसमें आप देख रहे हैं धारा का जो मान है वो क्या हो रहा है, अलग अलग है। यहां बैटरी से ये धन सिरा है, ये धारा का मार्ग है। तो यहां आकर के बिंदु A पर आकर के धारा तीन मार्गों में विभाजित हो जाती है। एक मास्टर स्ट्रोक हमने जब श्रेणी क्रम संयोजन आपको पढ़ाया था, तब एक मास्टर स्ट्रोक मैंने आपको बताया कि जब मार्ग बदलेंगे तो वहां निश्चित रूप से धारा भी बढ़ जाएगी। तो मार्ग, जितने मार्ग मिले धारा उन्हीं मार्गों में क्या हो गई, प्रवाहित हो गई। वो जो आप देख ही रहे हैं, इस मार्ग में जाने वाली धारा को हमने I1 से डिनोट कर दिया, इसमें गुजरने वाली धारा को हमने I2 कह दिया, इसमें गुजरने वाली धारा क्या कहलाई, I3। तो कुल मिला के बात ये है, जितने मार्ग धारा को मिले, धारा उन्हीं मार्गों में क्या होगी, प्रवाहित होगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब हम यहां देखें कि पार्श्व क्रम संयोजन में यहां वोल्टेज जो है, V जो है, वो समान है तीनों ही प्रतिरोधों के लिए। ऐसा क्यों है? चलिए हमारे पिछले वाले मास्टर स्ट्रोक पे, और वहां हमने क्या बात की थी कि अगर बिंदु बदलेंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से वोल्टेज भी क्या होगा, बदलेगा। लेकिन यहां पर R1, R2, R3 तीनों ही प्रतिरोध युक्त तारों के लिए बिंदु क्या है, A और B। यानी R1 के लिए भी बिंदु A और B, R2 के लिए भी बिंदु A और B, R3 के लिए भी बिंदु A और B। यानी यहां बिंदु नहीं बदले, और बिंदु नहीं बदलेंगे तो हमने आपको बताया था कि विभवांतर भी नहीं बदलेगा, यानी तीनों के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अब आप देख रहे होंगे छोटा सा परिपथ चित्र हमने और बना रखा है, नाम दिया है इसे हमने तुल्य परिपथ। ये क्या होता है? तो हमने
बात बताई कि हम मान लेते हैं कि ये जो तीनों प्रतिरोध हैं इनके तुल्य हम एक प्रतिरोध मान लेते हैं जिसे हमने आर तुल्य नाम दिया है। यानी कि हम कहें कि कोई किसी काम को तीन आदमी मिलकर के करते हैं और उसी काम को एक निश्चित समय में एक आदमी कर ले, यानी उन तीनों के बराबर अगर एक आदमी उस काम को कर लेता है तो वो उन तीनों के तुल्य काम कर रहा है। इसीलिए हम इन तीनों प्रतिरोधों के बराबर एक तुल्य प्रतिरोध यहाँ ले लेते हैं। अब आपको पता है जब तीनों के बराबर ये काम करेगा तो तीनों के बराबर ही धारा लेगा और इसका जो वोल्टेज है वो भी V रहेगा। ठीक है, ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है B। ठीक है, तो इनके बीच जो वोल्टेज होगा वो भी क्या रहेगा V रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमने देखा था ओम के नियमानुसार हम जानते हैं, अगर यहां हम बात करें ओम के नियमानुसार, तो ओम के नियमानुसार हम क्या जानते हैं? तो ओम के नियमानुसार दोस्तों हमने पढ़ा है, ओम के नियमानुसार होता है V बराबर I R। पढ़ा था ना ये आपने, V बराबर होता है I R। जी हाँ, हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम यहां अगर I निकालना चाहें, धारा का मान निकालना चाहें तो क्या आएगा? तो यहां मैं इसको इस बॉक्स में लिख देता हूं। अगर हम I निकालना चाहेंगे तो I का मान आ जाएगा, I निकालेंगे तो R इसके नीचे चला जाएगा, तो I बराबर हो गया V अपॉन R। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात कौन बताता है? ये बात हमें बताता है ओम का नियम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े तो हम देखेंगे कि जो ये प्रतिरोध युक्त तार R1 है, इस R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर क्या होगा? प्रतिरोध युक्त तार R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर हम निकालेंगे तो देखिएगा, प्रतिरोध युक्त तार R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर होगा दोस्तों, I1 बराबर होगा, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है? I बराबर होता है V अपॉन R। तो यहाँ I1 बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि इन तीनों के लिए वोल्टेज समान है तो V क्या V आ जाएगा, यहाँ वोल्टेज V है और किस प्रतिरोध का निकाल रहे हैं? R1 का। तो I1 बराबर आ गया V अपॉन R1। इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से हम ये बात लागू कर लेते हैं, प्रतिरोध युक्त तार R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर क्या होगा दोस्तों? I2 बराबर हो जाएगा V अपॉन R2। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, से इसी प्रकार से हम निकाल देंगे कि प्रतिरोध युक्त तार R3 में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध युक्त तार कौन सा ले रहे हैं हम ले रहे हैं R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर दोस्तों क्या होगा? I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सेम जो नियम हमने ओम का इस परिपथ में फॉलो किया है, सेम वही नियम हम किस पे लागू करेंगे? तुल्य परिपथ में। तो तुल्य परिपथ में जो R तुल्य परिपथ है, इसमें प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा? तो हम यहां लिखेंगे तुल्य परिपथ सॉरी
तुल्य प्रतिरोध आर तुल्य में प्रवाहित धारा I बराबर क्या निकल कर आएगा, V अपॉन आर तुल्य। सेम वही बात है दोस्तों, ठीक है। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन हमने निकाली। अब हम इस परिपथ चित्र पर धारा के अलग अलग मान देख रहे हैं। R1 में जाने वाली धारा I1 है, R2 में I2 है, R3 में I3 है। अब हम परिपथ के अनुसार अगर देखें तो परिपथ के अनुसार क्या निकल कर आएगा आपके सामने। परिपथ के अनुसार आ गया I बराबर होता है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यही बात निकल के सामने आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि जो ये I है यहां आकर डिवाइड हो गई, तो इस I तुल्य मान के बराबर ये अलग अलग प्रवाहित धाराओं के मान को हम लिख रहे हैं। ये लीजिए, तो ये हो गया I बराबर I1 प्लस I2 I3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। 5 समीकरण हमारे सामने आ गए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2, 3 व 4 के मानों को समीकरण 5 में रखने पर तो जब हम इन चारों के मान 1, 2, 3, 4 के मान उठा करके इस 5 में रखें तो हमारे सामने क्या आएगा, देखिएगा ये I है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 I बराबर V अपॉन R तुल्य में डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ। तो यहाँ आ गया I का मान V अपॉन R तुल्य, तो इस I के बराबर आ गया V अपॉन R तुल्य। ये इस I का मान हमने रख दिया बराबर। अब I1 का मान हमारे पास है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। यही दिए हुए हैं, बिल्कुल, चलिए यही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो इनमें से V को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। V को जब कॉमन मानेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ये आ गया V अपॉन R तुल्य बराबर V कॉमन आ गया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है फ्रेंड्स। ये मान हमारे पास आ गए हैं। V से V क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आ गया 1 अपॉन R तुल्य बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ गया कि 1 अपॉन R तुल्य के बराबर मान जो निकल कर आए उसमें आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमने तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम लिया है, इस तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान परिपथ में जुड़े अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या
बराबर होगा। ठीक है, यानी कि तुल्य परिपथ के व्युत्क्रम का मान परिपथ में जुड़े अलग अलग प्रतिरोधों के योग के व्युत्क्रम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहां एक से ज्यादा प्रतिरोध अगर जोड़े जाए इसी क्रम में, यानी कि अब हम यहां लिखते हैं, तो यहां हम लिखें n प्रतिरोधों के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्रतिरोधों के लिए, तो बिल्कुल निकाल लीजिए आप। ठीक है, n प्रतिरोधों के लिए अगर ये फॉर्मूला लगाएं हम, तो ये आ गया 1/r तुल्य बराबर हो गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, प्लस में आप जितने भी जोड़ते चले जाएंगे वो इसी क्रम में जुड़ेंगे, यानी कि 1/rn, चाहे कितने भी जोड़े आप। ठीक है, n प्रतिरोधों के लिए 1/r तुल्य बराबर हो गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और डैश डैश करके इसी क्रम में ये प्रतिरोध जुड़ते चले जाएंगे 1/r1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपको जैसे श्रेणी क्रम संयोजन था वो समझाया, और श्रेणी क्रम संयोजन में हमने दो बिंदुओं को लेके बात की, तो अब हम यहाँ उन दो बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन बिंदुओं को नोट कर लेते हैं, आप एक बार क्लिक ले लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दो बिंदु है हमारा। पहला है पार्श्व क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है, ये हमने आपको बता ही दिया। मार्ग जितने मिलेंगे धारा को, धारा उन्हीं मार्गों में से बह जाएगी, यानी धारा का मार्ग भी अलग अलग रहेंगे, तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ अलग अलग हो जाएगा उन मार्गों के लिए। दूसरा है वोल्टेज का मान क्या होता है, बिल्कुल समान, क्योंकि यहाँ बिंदु चेंज नहीं होते हैं, तो विभवांतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान परिपथ में जुड़े हुए अलग अलग प्रतिरोधों में से सबसे कम मान वाले प्रतिरोध के व्युत्क्रम से भी क्या होगा, कम होगा। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, इसका अर्थ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ कितने प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। R1 का मान हमें दिया गया 1 ओम। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या है इस लाइन का। और R2 का मान हमें क्या दिया गया, 2 ओम, ये मान रहे हैं। R3 का मान हमें दे दिया गया यहाँ 3 ओम। ये 3 मान हमें यहाँ दिए गए हैं। अब इन पे जब हम ये फॉर्मूला लगाए, ठीक है, पार्श्व क्रम वाला, तो देखिएगा क्या निकलता है, 1/r तुल्य बराबर हो जाएगा 1/r1 का मान कितना है, 1, तो यह आ गया 1/1, इसी प्रकार से 1/2, इसी प्रकार से 1/3, तीनों मानों को बारी बारी से रख लिया। अब हम ले लेंगे एलसीएम। अब इनका एलसीएम आ गया 6। ठीक है, तो 1 का भाग इसमें लगाएंगे 6, 6 टाइम ही जाएगा, तो 6 कम 6, प्लस में 2 का 3 बार गया, 3 का 2 बार गया। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद यह आ गया 6 और 3 9 2 11/6। समझ में आ गई दोस्तों बात, यानी कि यहाँ 1/r तुल्य का जो मान है वो कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 11/6 ओम। ठीक है, अब हम क्या करें, R तुल्य का निकालेंगे केवल, तो R तुल्य का निकाल लीजिए। R तुल्य का अकेले का निकालेंगे तो ये 6 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 6/11। समझ में आ गया। अब आपको पता है 11 का भाग जब हम इस 6 में लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.5। कितना आएगा, 0.5। ठीक है, ये निकल कर आ गया हमारे पास। यही तो बात हम आपको समझा रहे थे कि जो सेकंड लाइन है इसका मतलब क्या है, कि जो ये तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का जो ये मान है, ये इस परिपथ में जो जुड़े हुए प्रतिरोध है, जैसे R1 है, R2 है,
R3 है। इनमें से जो सबसे कम मान वाला जो प्रतिरोध है, तो सबसे कम मान वाला प्रतिरोध क्या है? 1। तो इससे भी क्या होगा? आधा होगा। इससे भी क्या होगा? आधा होगा। तो आप देख लीजिए सबसे कम मान वाला प्रतिरोध कौन है? 1 ओम। ठीक है, इससे भी क्या है? आधा है 0.5। किसका मान? तुल्य प्रतिरोध का मान। समझ में आ गई दोस्तों बात? ठीक है, अब देखिएगा एक चीज हमें ये भी यहां समझ में आ रही है कि यहां V नियत है, यानी कि वोल्टेज पार्श्व क्रम में क्या है? नियत है। ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, इसलिए जब हमने ओम का नियम निकाला था कि I बराबर क्या होता है? V अपॉन R, यही निकाला था थोड़ी देर पहले। तो अब आपको पता है यहां जब V नियत है, V का मान नियत है, तो हम ये भी कह सकते हैं I स्क्वायर से प्रतिरोध के, तो I अनुपाती हो गया प्रतिरोध के। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला जैसे हमने निकाला था किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में, सेम उसी प्रकार से यहां हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया I1 अनुपात I2 अनुपात I3 बराबर हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, ये फॉर्मूला आपके जो प्रतिरोध क्रम संयोजन से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन न्यूमेरिकल्स में काफी कारगर सिद्ध होगा। यानी इसका उपयोग हम उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास, पार्श्व या समानांतर क्रम संयोजन। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार के रोचक वीडियोज के साथ। थैंक यू सो मच।